नमस्ते टू ऑल ऑफ़ यू एंड आई वेलकम यू इन द सीरीज़ ऑफ पॉलिटिकल साइंस। पॉलिटिकल साइंस के सीरीज़ में जो आज का टॉपिक है वो हमारा है यूनाइटेड नेशन। ये टॉपिक बार बार आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और अंतर्राष्ट्रीय संघ, खास करके आप यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इससे आपके ज़्यादातर करंट अफेयर या फिर अभी जितने भी चेंजेस आ रहे हैं करंट अफेयर में, इससे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं, इसको समझना आपको बहुत ज़रूरी है क्योंकि इससे आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके कॉन्सेप्ट्स को हम आज वो बात नहीं करने वाले हैं कि इसमें कितने मेंबर हैं, इसकी स्थापना कब हुई, ये सब पुरानी बातें हैं। और टू बी फ्रैंक, नेट में आपको इससे रिलेटेड जितने भी मुद्दे हैं उनके बारे में हमें समझ होनी चाहिए। और जो बेसिक टर्म्स है, जैसे इसका फॉर्मेशन कब हुआ, कितने मेंबर हैं, कौन कौन से P5 मेंबर हैं, ये सब चीज़ें हम बचपन से पढ़ते जा रहे हैं, तो इसको रिपीट करने का कोई उद्देश्य नहीं है इस आज के लेक्चर में। उद्देश्य क्या है, जितने भी मुद्दे हैं, जितने भी समस्याएं हैं, क्या क्या होने चाहिए यूएन को और भी ज़्यादा प्रभावित बनाने में, उसके बारे में आज हम डिस्कशन करने वाले हैं। सिलेबस को ध्यान में रख करके कि नेट में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं, ये सब चीज़ें हम बात करेंगे। देखिए, जब आप नेट का सिलेबस उठा के देखोगे या नेट के PYQ को आप एनालाइज करोगे तो उसमें यूएन से या फिर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उन क्वेश्चन को पहले एनालाइज कीजिए, फिर आपकी जो तैयारी है वो उस डायरेक्शन से जाएगी। क्योंकि आप हर चीज़ पढ़ रहे हो बट आपको पता ही नहीं है कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है, तो फिर जनरली आपकी तैयारी बहुत ही ब्रॉड हो जाएगी। तो जब आप सिलेबस को एनालाइज करोगे या फिर PYQ को देखोगे तो ज़्यादातर जो क्वेश्चन आते हैं आपके यूएन के स्पेशल बॉडी, जो कि अभी करंट अफेयर में है। फॉर एग्जाम्पल, आप करंट अफेयर में देखो तो रसिया यूक्रेन वॉर के बाद, ठीक है, रसिया यूक्रेन वॉर के बाद आप देखोगे कि ज़्यादातर ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड एजेंसी UNHCR, ठीक है, UNHCR हो गए, या फिर मान लीजिए कि कोरोना वायरस के टाइम पे, ठीक है, कोरोना वायरस के टाइम पे WHO, ठीक है, और फिर उससे रिलेटेड जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं वो आपके UNSC से बनते हैं और आपके यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली UNGA से बनते हैं। तो ये जो है टॉपिक है, इट्स अ हॉट टॉपिक जहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं करंट अफेयर को ध्यान में रख करके। फिर उसके बाद जब आप क्वेश्चन देखोगे तो आपको समझ में आना चाहिए कि यूएन के सदस्य, खास करके अब वो नहीं पूछा जाता है कितने मेंबर हैं, कौन कौन से मेंबर, कब रिफॉर्म हुआ, ये सब चीज़ें हिस्टोरिकल चीज़ें हैं और ये आपको ज़्यादातर पूछे नहीं जाते हैं क्योंकि सबको पता है कि बच्चे अब रट्टा मार के आएंगे, ये सब चीज़ें ऑलरेडी वो कवर कर ली होंगी। तो क्वेश्चन कहाँ से बनता है? मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन बनता है जितने भी इशूज़ हैं यूएन को लेकर के, चाहे आप देखो UNSC के रिफॉर्म को लेकर के, ठीक है, UNSC की रिफॉर्म होने चाहिए कि नहीं, वीटो पावर क्या है, ठीक है, वीटो पावर क्या है, या फिर ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन क्या है, मानवीय हस्तक्षेप क्या है, R2P क्या है, ठीक है, या फिर पीस कीपिंग मिशन क्या है, ठीक है। ये सारे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपके एग्ज़ाम की एक इशूज़ कह सकते हैं, एक मुद्दा कह सकते हैं जहाँ से आपके क्वेश्चन बनते हैं। सो एज ए स्टूडेंट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, एज ए स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, हमें इन सब मुद्दों के बारे में क्लियर रूप से पता होना चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन कर सकते हैं, हम उस टॉपिक को आसानी से आंसर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो आपके पीस कीपिंग से बनते हैं, यूएन के पीस कीपिंग। फॉर एग्जांपल, आपको पीस कीपिंग एक साइड दे दिए जाएंगे और पूछे जाएंगे ये किस कंट्री में तैनात है, या फिर जितने भी पीस कीपिंग जो कि सालों से चले आ रहे हैं, आप इंडिया पाकिस्तान में देखो, आप फिर कॉन्गो में देखो, या फिर सूडान में देखो, या फिर दारफुर में जो हुआ उसके बारे में लेकर के आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये सब चीज़ें, पीस कीपिंग मिशन के बारे में, कैसे ये वो ऑपरेट करते हैं, क्या क्या पॉलिटिसाइजेशन हो जा सकती है, ये सारी चीज़ों को हमें डिस्कशन करना है जब हम यूएन के बारे में बात करते हैं। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको नहीं भूलना है वो है करंट अफेयर, क्योंकि यूएन से सब कुछ नहीं आता है। क्या आता है, जो कि अभी करंट में चल रही है वो क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि जो हमारा सोर्स है, क्योंकि जनरली मैं आपको रेफ़र करती हूँ कि विजन IAS हमें करंट अफेयर के रूप में पढ़ना है। विजन IAS की 365 कंपाइलेशन हमको बहुत ही आसानी से यूएन के जितने भी मुद्दे हैं, क्या क्या रिफॉर्म हुए, वो सारी चीज़ें आपको एक बार मिल जाएंगी। तो कोशिश हमारी ये रहेगी कि जैसे ही हम इस यूएन के टॉपिक को कवर करेंगे, हम एक बार उस करंट अफेयर को भी ज़रूर देखेंगे जो कि अभी न्यूज़ में चल रही है, और समझेंगे कि क्या हमें वो टॉपिक करने के बाद क्या हमें आज के करंट अफेयर समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, या फिर हमने कितना उस लेवल को ग्रास्प किया है कि नहीं।
ठीक है, तो ये हमारी कोशिश होने वाली है जब हम यूएन को कवर करेंगे। बिल्कुल रिपीटिशन नहीं होगी, जो चीज़ें हमने बचपन में रटी थी, ठीक है, कि यूएन में इतने सदस्य होते, इतने मेंबर होते, जो हमने बैचलर लेवल में पढ़ के आया था, उसकी कोई यहाँ पे रिपीटिशन नहीं होने वाली है। आप ये भूल के जाइए कि आपका यहाँ पे रिवीजन हो रहा है। आई एम ट्राइंग टू गिव यू अ डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग टू यूएन, ठीक है। तो लेट्स बिगिन दिस, क्योंकि यहाँ पे हम कोशिश करने वाले हैं यूएन के बारे में जितने भी क्वेश्चन बने उसके बारे में एटलीस्ट आपकी जो फाउंडेशन है वो बिल्ड हो जाए, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक। हम यूएन के बारे में बात करेंगे, बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट हम सिलेबस को देखेंगे, क्योंकि एट द एंड हमें क्या करना है, एग्जाम में अपीयर होना है। तो एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। यूनाइटेड नेशन की जब हम बात करते हैं, यानी कि यूनाइटेड संयुक्त राष्ट्र की बात करते हैं, तो वहाँ पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो इसकी एम क्या है, ठीक है, यानी कि इसका जनरली जब हम बात करते हैं लक्ष्य क्या है, इस यूएन के फॉर्मेशन के इतिहास क्या है, कैसे यूएन यहाँ पे आया, ठीक है। बिल्कुल रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि ये सब कहानी मुझे पता है। लीग ऑफ नेशन के बाद आप देखोगे क्या क्या हुआ, इन सब चीज़ों को हम ब्रीफ में ले जाएंगे, बट इसका उद्देश्य क्या है, क्यों बनाया गया, फिर उसके बाद आप देखोगे ऑब्जेक्टिव क्या है वो ध्येय है जिसको ध्यान में रख कर के यूएन का सेटअप हुआ, कैसे ये कार्य करता है, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। एक एक करके सब हम ऑथेंटिक सोर्स से देखने के करेंगे, खुद यूएन के वेबसाइट पर जाके हम सर्फिंग करने वाले हैं। सो स्टे ट्यून एंड लुक इनटू द एवरी एस्पेक्ट ऑफ यूएन। फिर जो उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें पढ़ना है, उसके इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर, कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर हैं जो कि आज के न्यूज़ में है, या फिर आप देखते होंगे कि मेनली जो ऑर्गन है उसमें ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसका रोल अभी क्या कर दिया गया है, इसका रोल अभी ख़त्म हो गया है, बिकॉज इसने अपनी क्या कर दिया, अपनी गोल जो है उसको उसने क्या कर लिया, अचीव कर लिया है। तो आप देखोगे कि कुछ जो ऑर्गन्स होते हैं वो ज़्यादातर आपसे नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि उन्होंने क्या किया, अपने टारगेट जो इनका उद्देश्य था उसको अचीव कर लिए हैं। तो ट्रस्टीशिप से काउंसिल आपसे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं। क्वेश्चन आपके UNGA से आते हैं, या फिर UNSC आते हैं, इकोसॉक से आते हैं, या फिर आपके ICG से थोड़े से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, स्टडी करना है कि जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाएँ उन्हीं पे आप ध्यान दीजिए, ठीक है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, आज के रेलिवेंस, आज के ज़माने में यूएन के क्या रेलिवेंस है उसको हम देखेंगे। हम एक बार उसका आकलन करेंगे कि किस तरीके से आज भी यूएन जो है एक इम्पॉर्टेंट एंटिटी है, क्या ये आज भी ज़रूरी है, या फिर आज वो P5 की वजह से पैरालाइज्ड हो गया है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। फिर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ हम देखेंगे कि यूएन कैसे पीस कीपिंग में मदद कर रहा है, पीस कीपिंग क्या होता है, पीस बिल्डिंग क्या होता है, पीस मेकिंग क्या होता है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे, और कैसे ये टर्म यूएन के परिप्रेक्ष्य में धीरे धीरे इसका विस्तार हुआ, ये सब हम स्टडी करने वाले हैं आज के क्लास में। ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन क्या होता है, या फिर आप देखोगे कैसे डोमेस्टिक इशू अब धीरे धीरे पीस कीपिंग के नाम पे पॉलिटिसाइज की जा रही है, ये सारी मुद्दों को देखेंगे, क्योंकि हम पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे जो पॉलिटिक्स, जो माइंड है, जो हेजमोन की जो मंशा है, उसको भी हम एक बार एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है आपका ICG, और उससे हम कंपेयर करेंगे ICC को लेकर के कि कैसे आज के ज़माने में ये दोनों चीज़ें काम करती हैं, और इसका क्या चांसेस है पॉलिटिसाइजेशन की। सो ये सब चीज़ें हम आज के क्लास में डिस्कशन करने वाले हैं रिगार्डिंग द यूएन। सो लेट्स बिगिन वन बाय वन। सिलेबस को मैंने आपको सामने इसलिए रखा क्योंकि आपकी भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। सिलेबस में जो आता है वही आप पढ़ें, उससे दूर आप पढ़ोगे तो अभी आप भटक जाओगे कि एग्ज़ाम बहुत समीप आ रहा है। और एक चीज़ आप इसके साथ कर सकते हो, वो है करंट अफेयर को सप्लीमेंट कर सकते हो। तो करंट अफेयर को इसमें नहीं भूलना है, खासकर वैसे टॉपिक जैसे कि इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं G20 क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन क्या होता है, ब्रिक्स क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जब तक से आप करंट अफेयर को सप्लीमेंट किए बिना नहीं पढ़ते हैं तो आपकी पढ़ाई अधूरी मानी जाती है। तो इसको करंट अफेयर के साथ ज़रूर नरिश करें, क्योंकि सिर्फ बुकिश नॉलेज होना, थियोरेटिकल नॉलेज होना इट्स नॉट एनफ। करंट अफेयर ही क्या करता है, आपको इस नॉलेज के बारे में बूस्टअप करता है। सो इन द लास्ट व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू ऑल्सो सप्लीमेंट विद द करंट अफेयर। और करंट अफेयर आपको कहीं से नहीं पढ़ना है, प्लीज़ रेफर टू द विजन IAS के 365, ठीक है। दिस इज़ ऑल अबाउट, ठीक है, यही काफ़ी है आपके बेस बनाने के लिए, आपकी एक अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए रिगार्डिंग द पॉलिटिकल साइंस। सो नाउ लेट्स बिगिन विथ वन बाय वन। हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज़ द हिस्ट्री ऑफ यूएन, ठीक है।
इतिहास क्या है यूएन और कैसे ये यूएन आज हमारे धरातल पर है और स्टिल वो एग्जिस्ट कर रहा है, इसके पीछे थोड़ी सी हम शॉर्ट फॉर्म में इसका इतिहास देखेंगे। क्योंकि जब आप इतिहास को नहीं समझोगे कैसे ये आज परिप्रेक्ष्य में आया, तब तक से आपको क्या पूरी कहानी समझ में नहीं आएगी। तो शुरुआत कुछ इस तरीके से हुई कि शुरुआत आप देखोगे, कहते हैं कि यूएन इज़ द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, या फिर हम कहते हैं इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, पहले आप ये समझिए कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये वर्ड का मतलब क्या है। ठीक है, क्योंकि जब आपको कॉन्सेप्ट से नहीं समझ में आएगा तो ये सब चीज़ें धरी की धरी रह जाएगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन आपको पता है कि इंटरनेशनल लेवल की एक संस्था है। इसमें आप देखोगे कि वर्ल्ड के 193 कंट्रीज़ क्या है, इन्वॉल्व है, यहाँ पे आकर के डिस्कशन और डिबेट करते हैं। सो 193 कंट्रीज आर देयर, दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये वर्ड मैंने दूसरा वर्ड यूज़ किया, वो है इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे क्या होता है, मोर देन 2 and 3 कंट्रीज़। ठीक है, 2 और 2 से ज़्यादा कंट्री, 193 कंट्रीज ऑफकोर्स देयर, वो क्या करती हैं, आती हैं और किसी भी चीज़ को लेकर के वो क्या करती हैं, बात करती हैं और उससे रिलेटेड टेबल्स पे आकर के, और जैसे फॉर एग्जांपल क्लाइमेट को लेकर के, सिक्योरिटी को लेकर के वो क्या करती हैं, डिसीजन बनाती है। इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब देखिए, अब इसका इतिहास थोड़ा सा देखते हैं। हिस्ट्री क्या है यूएन की, बात शुरू होती है आपके नेपोलियन के टाइम की। ठीक है, अराउंड 1800 के आसपास। ठीक है, और उस टाइम आप देखोगे कि नेपोलियन का जो वर्चस्व था वो पूरे यूरोप में धीरे धीरे फैल रहा था। नेपोलियन को रोकने के लिए जो बाकी सारे कंट्रीज़ थे, ठीक है, जो बाकी सारे कंट्रीज़ थे, जिसको आप कह सकते हो उस टाइम के कॉलोनियल पावर। फॉर एग्जांपल, थोड़ी सी मैं आपको आइडिया देना चाहती हूँ इस रिगार्डिंग द यूके हो गए, फ्रांस हो गए। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यथास्थिति बनाने की कोशिश की, स्टेटस क्यों मेंटेन करनी चाहिए। स्टेटस क्यों, इसलिए क्योंकि कोई भी कंट्री चाहता है कि उसकी सत्ता हमेशा बनी रहे, और इधर से हमारे वर्चस्व में आ रहे थे, पावर में आ रहे थे नेपोलियन। ठीक है, नेपोलियन को रोकने के लिए, ठीक है, उनकी पावर को रोकने के लिए, इन पावर को बैलेंस करने के लिए एक मीटिंग फॉर्म होता है, इसको हम कहते हैं कांग्रेस ऑफ वियना। कांग्रेस ऑफ वियना, वियना कहाँ है, आज का ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना। ठीक है, और ये मीटिंग इसलिए रखी गई क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, हम यथा स्थिति को बनाना चाहते हैं, जो पॉलिटिकल सिचुएशन है, जो कॉलोनीज़ हैं, उनकी सत्ता हमेशा बनी रहे, और यही हमारी मंशा है। ठीक है, ये आपकी, आप देखोगे उस टाइम पे कांग्रेस ऑफ वियना का सेटअप हुआ, जिसको हम कहते हैं कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। मैं आपको बाकायदा इसका पिक्चर दिखाऊंगी कि कैसे जो है ना कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप फॉर्म हुआ। आप प्लीज़ एक बार ज़रूर जाना। ठीक है, आप एक बार ज़रूर देखना और देखना कि कैसे बाकी सारे कंट्री जो है ना वो मिले और उन्होंने क्या किया, ये सारी चीज़ें फॉर्म की। क्योंकि ये बहुत ही, आप देखोगे ना कैसे पावरफुल कंट्री अपने सत्ता को छोड़ना नहीं चाहती है, और उस टाइम कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप एक इसका सबसे अच्छा उदाहरण था। अब ये कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, फॉर एग्जांपल आप देखिए, ये है इमेज जिसमें आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए कैसे सारी जो कंट्रीज़ थी, जो बड़े बड़े पावरफुल कंट्री थे, वो आए और मिले और बात की है कि हमें क्या करना है, हमें नेपोलियन को एक्सपैंड करने से रोकना है। ठीक है, तो ये आप देखिए कुछ इस तरीके से मीटिंग हुई। ठीक है, और ये मीटिंग जो हुई, कोशिश ये की गई कि हमें क्या करना है, नेपोलियन के पावर को, नेपोलियन के एक्सपेंशन को रोकना है। उसी को नाम दिया गया कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप, कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्या मैं आपको दिखा पा रही हूँ, ये है आपका कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप का कुछ दृश्य, जिसमें कोशिश ये किया गया, पहली बार जितने भी कंट्रीज़ थे वो आकर के मिले और जो पावरफुल नेपोलियन है उसको रोकने की कोशिश की गई। इसी को कहा गया कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप। ठीक, आप इसको ज़रूर जाके सर्व करें क्योंकि बहुत ही इंटरेस्टिंग इवेंट है, जिसमें आपको रियलाइज़ होगा कि कैसे पावर, यही तो हम करते आ रहे हैं। आपने बैलेंस ऑफ पावर के बारे में सुना होगा, आपने फिर बहुत सारी चीज़ों के बारे में सुना होगा जो कि यही करती है, हम कलेक्टिव सिक्योरिटी करते हैं, बैलेंस ऑफ पावर करते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं, पावर को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे, और कुछ ऐसा ही आपको देखने को मिला कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप में। ठीक है, तो इस तरीके से क्या की गई,
यूरोप में पहली बार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का प्रारूप तैयार हुआ, किसके फॉर्म में? कंसर्ट ऑफ यूरोप के रूप में। और पहली बार ऐसा लगा कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कोई चीज़ एग्जिस्ट कर सकता है वर्ल्ड में, ठीक है। पहली बार ऐसा लगा कि जहाँ पे सारे कंट्रीज़ आकर के क्या करते हैं, जिनका इंटरेस्ट अगर सेम हो तो वो एक चीज़ पे क्या कर सकते हैं, मत बना सकते हैं, डिसीजन ले सकते हैं। और वहीं से आपका आइडिया आया इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का। फिर उसके बाद हमारे पिक्चर में आते हैं वुड्रो विल्सन, ठीक है। ये मैं कहानी आपको बहुत शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि मुझे पता है वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में आपको बहुत तो नहीं, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग होगी। तो फिर उसके बाद आपने देखा वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2, ठीक है। और उस टाइम पे जो ज़्यादा प्रचलित थी वो थी सीक्रेट डिप्लोमेसी। सीक्रेट डिप्लोमेसी यानी कि एक कंट्री क्या करता था, दूसरे कंट्री से वार्तालाप करता था। अगर फॉर एग्जांपल मैं जर्मनी हूँ, ठीक है, मैंने इटली को भी वादा कर दिया कि मैं आऊँगा तुम्हारी रक्षा करने, मैंने ब्रिटेन को भी क्या कर दिया, वादा कर दिया कि मैं आऊँगा तुम्हारी रक्षा करने के। अब इटली और ब्रिटेन दोनों को नहीं पता है कि हमसे जर्मनी ने क्या किया है, दोनों से ट्रीटी किया है। और इसके वजह से क्या होता है, जंग जो होता था वो हमेशा चलते रहता था। इस बात को देख करके जो वुड्रो विल्सन ने कहा कि ये तो बहुत गलत चीज़ है, आपको क्या करना है, ओपन डिप्लोमेसी को बढ़ावा देना है, सीक्रेट डिप्लोमेसी नहीं चलेगा। अब ओपन डिप्लोमेसी की बात की गई। साथ ही साथ उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को रखा। फॉर एग्जांपल डीकोलोनाइजेशन होना चाहिए, ठीक है। जो पहले कंट्रीज़ हैं कॉलोनाइज्ड में, उनको क्या करना चाहिए, उनको स्वतंत्रता मिलना चाहिए, उनकी सॉवरेन राइट होनी चाहिए। जो फिर उसके बाद आप देखोगे और इम्पॉर्टेंट चीज़ जिस पे जोर दिया गया वो था लिबरलाइजेशन, ओपन ट्रेड, ओपन बॉर्डर, ठीक है। और भी उन्होंने बात रखी, बट मेन जो था वो यही था कि सीक्रेट डिप्लोमेसी जो हो रहा है, जिसकी वजह से वॉर हो रहा है, उसको हमें रोकना चाहिए। और हमें क्या करना चाहिए, ओपनली बात करना चाहिए। आज के ज़माने में आप क्या देखो, जब भी MOU साइन होता है या फिर जब भी डिसीजन होता है तो देयर इज़ अ कैमरा, देयर इज़ अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ इवेंट जहाँ पे आपकी मीडिया प्रेजेंट रहती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, ओपन डिप्लोमेसी। और यही चीज़ें उन्होंने वुड्रो विल्सन ने 14th पॉइंट में मेंशन की, 14 बिंदुओं में मेंशन की, जिसके बेस को मान करके लीग ऑफ नेशन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। लीग ऑफ नेशन जो कि आगे चल के UN के रूप में आया। अब ये जो लीग ऑफ नेशन है, लीग ऑफ नेशन के साथ एक ट्रेजेडी हो गया कि हालांकि ये जो आइडिया था, ये आइडिया वुड्रो विल्सन के द्वारा आया था, बट ये आइडियाज़ को लाने के पीछे और इसको कार्यान्वित करने के पीछे क्या हो गया, उठापटक हो गई। उठापटक इन द सेंस कि ये आइडिया खुद US ने प्रपोज किया था, बट US ही क्या नहीं कर पाया, उसका मेंबर नहीं बन पाया। इसी वजह से आप देखोगे कि लीग ऑफ नेशन आइडिया तो बड़ा अच्छा था, बट ये धरातल पर इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ क्योंकि इसका जो सदस्य है वो US नहीं बन पाया, क्योंकि कांग्रेस ने इसे रेटिफाइड करने से मना कर दिया। फिर उसके बाद हमारा आता है वर्ल्ड वार 2, और वर्ल्ड वार 2 में आप देखोगे कि US की एंट्री हो जाती है। जो US खुद को न्यूट्रल कहता है वो अब उसकी एंट्री हो जाती है वर्ल्ड वार में 2 में। और फिर उसके बाद स्थापना होती है UN की, जिसको आज हम UN के फॉर्म में देखते हैं। और इसी तरीके से क्या हुआ, UN पिक्चर में आया। तो ये थी ये पूरे UN की कहानी कि कैसे पूरे इतिहास को देखते हुए आज हमारे सामने एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसा कुछ चीज़ है जिसको हम UN कहते हैं। सो नाउ लेट्स डिस्कस दिस कि ये UN जो है, ये जो यूनाइटेड संघ है, ठीक है, इसके पीछे यही है कि आपने देखा कांग्रेस ऑफ वियना जो कि 1814 और 15 के दौरान बना, और फिर वहाँ से कंसर्ट ऑफ यूरोप, जिसको दोनों मतलब वही है, ठीक है, ज़्यादा इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। और फिर उसके बाद आप देखोगे कि वर्ल्ड वार 1 में वुड्रो विल्सन के आइडिया से लीग ऑफ नेशन का क्या हुआ, इस्टेब्लिशमेंट हुआ। और फिर उसके बाद वर्ल्ड वार 2 में सैन फ्रांसिस्को कॉन्फ्रेंस के दौरान अप्रैल-जून 1940 में UN का क्या हुआ, सेटलमेंट, UN का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, ठीक है। अब ये जो वुड्रो विल्सन थे, ये इनके बारे में ज़्यादातर आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ही जब भी आता है इनके वर्ड्स, क्योंकि आप इनके बारे में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही पढ़ोगे, ठीक है, इनके बारे में आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में पढ़ोगे। ही इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंकर। और ये क्या थे, प्रेसिडेंट ऑफ US थे। 1912 में ये प्रेसिडेंट बने US के, और इन्होंने 14 पॉइंट दिया
जो कि क्या था, सेल्फ डिटर्मिनेशन। हर कंट्री क्या करना चाहता है, सॉवरेन है और अपने बारे में वो खुद से डिसीजन ले सकते हैं। इन सब चीज़ों पे उन्होंने जोर दिया और सीक्रेट डिप्लोमेसी को ख़त्म करने की बात की कही, ताकि जो World War I, World War II जैसे सिचुएशन है वो क्या हो, ख़त्म हो। तो इस तरीके से क्या हुआ, यूएन हमारे धरातल पर आया, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कोई चीज़ हमारे सामने देखने को मिली। अब समय के साथ क्या हुआ, समय के साथ आपने देखा कि यूएन की एक एम है, क्योंकि आज हम यूएन को कहाँ पढ़ रहे हैं, प्रेजेंट की सिचुएशन में, ठीक है। आज के प्रेजेंट की सिचुएशन में यूएन का क्या है, एक एम है, ठीक है। और ये जो उद्देश्य है, ये उद्देश्य हम ऐसे नहीं बताते कि जैसे मान लीजिए कि हमने अपने हिसाब से बताया। ये उद्देश्य कहाँ है, ये उद्देश्य खुद यूनाइटेड नेशन के वेबसाइट पे मेंशन्ड है। और मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर एक बार जा कर के यूनाइटेड नेशन के वेबसाइट पे सर्च करिएगा, देखिएगा कि क्या उद्देश्य है, ठीक है। क्योंकि ये सब चीज़ें अगर मैं आपको बता दूं ऐसे कि यूएन का एम ये है, तो आप हो सकता है कि आप भूल जाओ, ठीक है। तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर एक बार जाके देखें, सर्च करें और इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को देखें, ठीक है। क्योंकि अगर आप खुद से जानोगे ना, खुद से आप देखोगे, तो आपको रियलाइज़ होगा कि कितना विस्तृत रूप से इसके एम को बताया गया है। और कुछ इस तरीके से यूएन की वेबसाइट आपको देखने को मिलेगी, जहाँ पे इसके एम्स को, इसके उद्देश्य को बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है। अगर आप इसके डेप्थ में जाओगे तो ये सब चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे पहला एम आपका क्या है, हमें क्या करना है, इंटरनेशनल पीस और सिक्योरिटी को क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है। जितने भी इंटरनेशनल शांति है और सुरक्षा है, उसको मेंटेन करना ही क्या है, यूएन का लक्ष्य है। ह्यूमन राइट को फॉर एग्जांपल अगर नरसंहार हो रहा है, जेनोसाइड हो रहा है, या फिर मान लीजिए आपको एजुकेशन नहीं दिया जा रहा है, तो इनको प्रोटेक्ट करना यूएन का काम है। और ह्यूमैनिटेरियन एड, फॉर एग्जांपल मानवीय, फॉर एग्जांपल आपको अच्छा पानी नहीं मिल रहा है, या फिर अफ्रीका में आप देखते रहते हो कि कभी मलेरिया, जैसे कुछ बेसिक चीज़ें मुहैया कराना, ये किसका काम है, ह्यूमैनिटेरियन एड इसके तहत आता है और ये यूएन के इम्पॉर्टेंट काम में से एक माना जाता है। उसी तरीके से सस्टेनेबल डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल आपको कैसे एनर्जी का यूज़ करना है ताकि फ्यूचर जनरेशन भी क्या करे, इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करे, तो सस्टेनेबल यूज़ ऑफ रिसोर्सेज आपको आना चाहिए। प्लस में क्लाइमेट एक्शन को लेकर के आपने सुना होगा यूएनएपी, नैरोबी डिक्लेरेशन, बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं ना यूएन के द्वारा करी जाती हैं। और उसमें जो मेन बॉडीज़ होता है यूएन का, इकोसॉग, वो क्या करता है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, आपकी क्लाइमेट से रिलेटेड इन सब चीज़ों, वेलफेयर ओरिएंटेड चीज़ें, फूड को लेकर के, ये सब चीज़ें मुहैया कराना ही आप देखोगे, दैट्स द इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यूएन हैव, ठीक है। अब देखिए, और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको देखने को मिलेगा यूएन में, वो क्या है, इज़ रिगार्डिंग द इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करना। अगर मान लीजिए कि कोई चीज़ें आप क्राइम कर रहे हो, या फिर फॉर एग्जांपल बहुत सारी चीज़ें जो ह्यूमैनिटेरियन, जेनोसाइड, ये सारी चीज़ें आपको अपहोल्ड करके रखना है ताकि संसार में शांति बनी रहे, या फिर फॉर एग्जांपल अनार्की ना फैले, इसको लेकर के आप यूएन का जो है ना दायित्व बना रहता है। और ये सारी चीज़ें यूएन के वेबसाइट पे बाकायदा मेंशन्ड है, ठीक है। अभी आप देखो कि यूनाइटेड नेशन में 193 मेंबर हैं, ठीक है। और ये जितने भी ग्लोबल इशू है, इनको देखना इनका क्या है, उद्देश्य है। तो एक बार ज़रूर आप जाइएगा यूएन के वेबसाइट्स पे और आपको पता चलेगा कि कितना स्पेसिफिकली मेंशन्ड है इनके एम्स को, बिल्कुल कोई कन्फ्यूज़न नहीं। और फिर उसके बाद आप अंदर भी जा सकते हो इसमें कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी कैसा होना चाहिए। फॉर एग्जांपल आप देखिए, पीस कीपिंग मिशन को देख करके पीस कीपर होना चाहिए, और ये सब चीज़ें आप देखो स्पेसिफिकली मेंशन्ड है सब कुछ, ठीक है। उसी तरीके से आप और भी जा कर के एक एक पॉइंट को देख सकते हैं, ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन क्या होता है। फॉर एग्जांपल देश कि हम क्या करेंगे, जितने भी इंडिजिनस ह्यूमनिटी कम्युनिटी है उनके क्या करेंगे, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करेंगे, ठीक है। और यूडीएचआर ह्यूमन राइट को लेकर के सारी चीज़ें आपको यूएन के वेबसाइट पर मिल जाएंगी। चलिए, ये सब चीज़ें तो आप खुद ब खुद देख लेंगे, और बट मैंने आपको जस्ट एक आइडिया दिया कि आपको हवा में, क्योंकि ये सारे लिंक आपको यहाँ पे है, ये लिंक यही शो कर रहा है कि क्या क्या ह्यूमन राइट है और क्या इसके इम्पॉर्टेंट एम है। तो आपको क्या करना है, इंटरनेशनल लॉ को मेंटेन करना है, ह्यूमैनिटेरियन एड देना है, प्लस में क्या करना है, ह्यूमन राइट को प्रिजर्व करना है, सस्टेनेबल क्लाइमेट एक्शन, पीस और सिक्योरिटी को क्या करना है,
मेंटेन करना है, और ये सब चीज़ें बाकायदा आपके यूएन के वेबसाइट पे मेंशन्ड है। चलिए, ये सब चीज़ें हो गई। अब हम क्या बात करने वाले हैं, हम बात करते हैं यूएन के ऑब्जेक्टिव के, यानी कि इसके उद्देश्य क्या हैं। और ये सब चीज़ें अगेन, ये सब चीज़ें आपको यूएन के चार्टर में बाकायदा आपको मिल जाएंगी। आप देखोगे चैप्टर 1, यूएन के चैप्टर 1 आप चार्टर खोल के देखना, उसमें ये सारी चीज़ें आपको बाकायदा अच्छी तरीके से शॉर्ट फॉर्म में मेंशन्ड है कि हमारा चार्टर का पर्पस क्या है, प्रिंसिपल क्या है, ये सारी चीज़ें आपको वहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है, और मैं आपको जस्ट अ ग्लिम्स, ठीक है, क्योंकि मैं आपको सब कुछ नहीं दिखा सकती, आपको कुछ चीज़ें खुद ब खुद करना होगा। ठीक है, सो आई एम ट्राइंग टू शो यू समथिंग, जिससे आप जाकर के खुद ब खुद आप इन सब चीज़ों के बारे में देखें, पढ़ें और खुद ब खुद इसका आइडिया नोट्स बनाएं। ठीक है, तो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ यूएन के चार्टर कितने आर्टिकल्स हैं और किस आर्टिकल में ये सारी चीज़ें मेंशन्ड है, कहाँ पे आपके राइट्स, ठीक है, कहाँ पे आपके प्रीएम्बल मेंशन है, किस में आपका आर्टिकल 1 क्या है, आर्टिकल 2 क्या है। मैं सब कुछ नहीं बताऊंगी, बस थोड़ा सा आपको ग्लिम्स देना चाहूँगी। जैसे आप देखिए चैप्टर 1, चैप्टर 2 में मेंबरशिप की बात की गई है, चैप्टर 3 में यूएन के ऑर्गन की बात की गई है, 4th में आपकी जनरल असेंबली से रिलेटेड बात की है, 6th में सिक्योरिटी काउंसिल से बात की गई है, 5th में सिक्योरिटी काउंसिल और 6th में पैसिफिक सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट से बात की गई है, 7th में आपके रिस्पेक्ट ऑफ थ्रेट ऑफ पीस, बीच और एग्रेशन से रिलेटेड बात की गई है। आर्टिकल 51 ज़्यादातर आपकी न्यूज़ में रहते हैं और ये सारे से क्वेश्चन भी आते हैं। फिर उसके बाद आप देखोगे कि आपसे रीजनल अरेंजमेंट की बात की गई है, 9th में आपके इको शॉक की बात की गई है, 10th में आपके क्या बात की गई है, इको शॉक से रिलेटेड डिक्लेरेशन रिगार्डिंग सेल्फ गवर्निंग टेरिटरीज, 12th में आपके इंटरनेशनल ट्रस्टीशिप सिस्टम्स के बारे में बात की गई है, ट्रस्टीशिप काउंसिल के बारे में आपको चैप्टर 13 में बात की गई है, 14th में आपके आईसीजी से बात की गई है, 15th में आपके सेक्रेटरीट की बात की गई है, 16 में मिसलेनियस और 17th में आपके ट्रांजिशनल सिक्योरिटी अरेंजमेंट, 18 में आपके अमेंडमेंट की बात की गई है और 19 में आपकी रेटिफिकेशन एंड सिग्नेचर की बात की गई है। ये सारी चीज़ें आपको यूएन के वेबसाइट पर मिल जाएंगी, मैंने कुछ स्पेशल नहीं बताया, बट आपके एग्जाम में आपके सिलेबस में दे रखा है कि आपको यूएन के प्रिंसिपल और इसके पर्पस के बारे में जानना है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। चैप्टर 1 पर्पस एंड प्रिंसिपल, ठीक है। जैसे ही आप आर्टिकल 1 स्टार्ट करोगे आपको साफ तौर पे यहाँ पे दिया हुआ है कि यूएन का पर्पस क्या है, क्यों स्थापित किया गया है। यहाँ पे दिया है कि हम क्या करना चाहते हैं, पीस को और सिक्योरिटी को मेंटेन करना चाहते हैं। दूसरा आप देखोगे कि फ्रेंडली रिलेशनशिप मेंटेन करना। तीसरा कह रहा है कोऑपरेशन को इस्टेब्लिश करना और 4th में कह रहा है कि नेशन के बीच में हार्मोनाइज, ठीक है, सद्भावना बनाए रखना। उसी तरीके से आर्टिकल 2 क्या कह रहा है, पर्पस बता रहा है कि क्यों हमने यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशन का एस्टैब्लिशमेंट किया, क्योंकि हम क्या करना चाहते हैं, सॉवरेनिटी बनाना चाहते हैं, हर मेंबर्स की राइट और बेनिफिट को रक्षा करना चाहते हैं, और हम क्या करना चाहते हैं, जितने भी डिस्प्यूट्स हैं उनको पीसफुली क्या करना चाहते हैं, सेटलमेंट करना चाहते हैं। और जो 5th है वो ये कह रहा है कि हम क्या करना चाहते हैं, हर कंट्री का क्या है, ऑब्लिगेशन है, ठीक है, एवरी असिस्टेंस इन द एक्शन अकॉर्डिंग टू द प्रेजेंट चार्टर एंड रिफ्रेन फ्रॉम गिविंग असिस्टेंस, ठीक है। आप किसी भी कंट्री को क्या करोगे, फोर्स यूज करने से मना करोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आप 6th में आप देखो यहाँ पे कह रहा है कि यूनाइटेड नेशन इन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल नेसेसरी फॉर द मेंटेनेंस ऑफ पीस और सिक्योरिटी को आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। और 7th में कह रहा है कि हम क्या करेंगे, डोमेस्टिक मैटर में इंटरवीन नहीं करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट चार्टर इन मैटर ऑफ एसेंशियली विद इन द डोमेस्टिक ज्यूरिडिक्शन, यानी कि हर कंट्री की अपनी संप्रभुता है और आप किसी के संप्रभुता में क्या नहीं कर सकते, हस्तक्षेप नहीं कर सकते। और इसी वजह से जब भी इंटरवेंशन की बात आती है, जब भी पीस कीपिंग की बात आती है, जब भी ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे इंटरवेंशन की बात की जाती है, तो कहते हैं इट्स अ ब्रीच ऑफ आर्टिकल 2.7। और 2.7 यही कहता है कि आप क्या करोगे, दूसरे की कंट्री में, दूसरों के डोमेस्टिक घरेलू मामले में आप हस्तक्षेप नहीं करोगे। बट यहाँ पे इसका भी क्या होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में हम देखते हैं कि इसका खुलेआम क्या किया जाता है, एब्रोगेशन या फिर वॉयलेशन किया जाता है। तो हम एक एक करके हम क्या करने जा रहे हैं, इसके उद्देश्य की बात करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें मैंने आपको दिखाया कि ये सब चीज़ें चार्टर्ड में बाकायदा मेंशन है कि हम क्या करेंगे, पर्पस है हमारी पीस और सिक्योरिटी को मेंटेन करना, फ्रेंड रिलेशनशिप को मेंटेन करना, कोऑपरेशन बनाना, हार्मोनी को इस्टेब्लिश करना, ठीक है।
तो ये चीज़ें मैं आपको कहीं और से नहीं बता रही हूँ, ये सब चीज़ें आपके यूएन पे रखा हुआ है। और उसी तरीके से आर्टिकल 2 क्या कहता है, प्रिंसिपल की बात करता है कि हमारा सिद्धांत क्या है यूएन के सेटअप होने का, कि हम सॉवरेनिटी को मेंटेन करना चाहते हैं, सारे कंट्री का एक ड्यूटीज़ है और उसके लिए वो क्या है, बाध्य हैं। पीसफुल डिस्प्यूट्स का सेटलमेंट करना चाहते हैं, फोर्स को यूज़ नहीं करना है। हम क्या करेंगे, यूएन के मेंबर को असिस्टेंट देंगे और आप भी दूसरों की मदद करोगे जब भी ज़रूरत पड़ेगा। नॉन मेंबरशिप की भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आप क्या करोगे, किसी के डोमेस्टिक मैटर में इंटरवीन नहीं करोगे। ये सब चीज़ें आपको बाकायदा यूएन के प्रिंसिपल में मेंशन है। अब हम क्या बात करने वाले हैं, मेंबरशिप के बारे में, क्योंकि मेंबरशिप भी क्या होती है, पॉलिटिसाइजन का एक रीज़न बन जाता है। अब ये मेंबरशिप हर कंट्री को मिलती है और मेंबरशिप को लेकर के आपकी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। कभी किसी की मेंबरशिप, कोई कंट्री क्या करता है, यूएन की सदस्यता उसे मिलने के लिए वह जहद करता है, कोई कंट्री क्या करता है, वो मेंबरशिप से वापस अपनी डिसीजन ले लेता है। फॉर एग्जांपल अभी आप देखोगे यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल से रसिया यूक्रेन के बाद रसिया को क्या किया गया, हटा दिया गया, ठीक है। उसी तरीके से आप देखोगे कि यूएन वुमेन, उसमें अभी क्या किया जा रहा है, ईरान के सदस्यता को वापस हटाने की रेजोल्यूशन पास हो रही है। तो मेंबरशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसको लेकर के आए दिन चेंजेस आते रहते हैं। अब ये सदस्यता, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने एक बार एंट्री कर दी इट मीन्स यू बिकम द परमानेंट इवन इफ़ यू आर डूइंग रॉन्ग, ठीक है। तो दैट्स वाई कि कंडीशन के आधार पे आपकी ये सदस्यता क्या की जाती है, चेंज की जा सकती है, आपसे ये सदस्यता ली जा सकती है। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे मेंबरशिप के पॉलिटिक्स को लेकर कि कैसे ये मेंबरशिप है ये भी क्या हो सकती है, आपकी छीनी जा सकती है और आपसे ली जा सकती है। फिर हम यूएन के स्ट्रक्चर को देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉलिटिसाइजेशन है, थियरीज क्या करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कवर ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट रिलेटेड टू UN and international organization. Till then, just keep reading and keep learning.